हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स प्लस में आपका फिर से स्वागत है और मैं मोनिका मित्तल। आज आपको 9 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज 10th लेक्चर में सभी लेक्चर का एक्सट्रैक्ट दे रही हूँ, यानी कि मैं आपको सब टॉपिक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं 9 लेक्चर में उन सबका रिवीजन करा रही हूँ। ये टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है रिवीजन का क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जिससे आप एक छोटा सा ब्रीफ में इन टॉपिक के बारे में स्टडी कर लें और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आया है तो उसको डिटेल में मेरे कंसर्न लेक्चर जो है उसमें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिस्टम, उसकी सराउंडिंग के बारे में। तो सिस्टम बताया था वो गैस या वो मैटर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स निकाल रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। और सराउंडिंग वो है जो उसके चारों तरफ की है एनवायरनमेंट जो सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है, ठीक है, सिस्टम और उसकी सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सिलेंडर के अंदर एक गैस रखी है और उस गैस के हम वेरिएबल्स को स्टडी करना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, और सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से हम सिलेंडर गैस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो सिलेंडर जो हमारा हुआ वो उसकी सराउंडिंग हुई और सिस्टम क्या हुआ, गैस हुई, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हम लैब में निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एक्सेट्रा। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, पर हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, उनकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये सब हम लैब में नहीं निकाल सकते हैं। उनकी एवरेज वैल्यू भले ही हम निकाल लें, लेकिन हम इनकी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के मास वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से इंटर रिलेटेड होती है, जैसे कि अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की एवरेज वैल्यू ली जाए तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लिया तो आपको टेम्परेचर मिलता है, और एवरेज ऑफ मोमेंटम का एवरेज लेते हैं तो आपको प्रेशर मिलता है, ओके। फिर आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बेसिकली टेम्परेचर के बारे में बताता है। इसका स्टेटमेंट ऐसे कहा जा सकता है कि अगर दो सिस्टम आइसोलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है, आइसोलेट का मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो वो दोनों सिस्टम किसी भी टेम्परेचर पे है मान लिया, और अगर वो थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं दोनों ही एक साथ, तो वो दोनों सिस्टम भी सेम टेम्परेचर पे होंगे, ओके। आप समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है कि अगर दो सिस्टम इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये है कि अगर दो सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों में एक क्वांटिटी टेम्परेचर सेम होगी, ठीक है। तो अभी हमने ये फर्स्ट लेक्चर में सब कवर किया था, लेकिन उस लेक्चर में मैंने 3 तरह के सिस्टम नहीं बताए थे। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सराउंडिंग के साथ मैटर, जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। यानी कि अगर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी सिस्टम को रख दिया है तो उसमें से मैटर भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रही है, हीट एनर्जी, तो इस तरह के सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम की बात करें तो आपने इस तरह का सिस्टम लिया है क्लोज सिस्टम में जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं तो उसमें आप एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर की जो वॉल्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती है, यानी कि सराउंडिंग के साथ ये जो सिस्टम है हमारा गैस है वो एनर्जी तो एक्सचेंज कर रही है, हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रही है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर रही है। थर्ड टाइप का है आइसोलेटिव सिस्टम। आइसोलेटिव सिस्टम हम यूज़ करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हम सिलेंडर लेते हैं उसकी वॉल्स बिल्कुल इंसुलेटेड होती है, तो किसी भी तरह की हीट भी अंदर नहीं आती, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम के साथ, और ना ही उसकी
मैटर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो 3 तरह के सिस्टम भी हमने स्टडी कर लिए और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी के बारे में। वर्क फ्रेंड्स वही होता है प्रेशर पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है और प्रेशर से आप वर्क निकालते हो। ठीक है, तो वर्क भी इसमें भी यही है, F इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक्स में P इंटू डेल्टा वी। P इंटू डेल्टा वी बताता है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कितना सिस्टम ने किया है या सिस्टम के ऊपर हुआ है। तो वर्क डन तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव किस केस में होता है? देखिए, अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि हम पिस्टन के थ्रू गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और इस तरह के वर्क को हम निगेटिव वर्क डन कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस करना वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क निगेटिव। और अगर हम गैस को एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो इस तरह के 2 तरह के वर्क डन होते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड होने में वर्क डन कर रही है। और अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी गैस के ऊपर हो रहा है। सेकेंडली हीट क्या होता है? ट्रांजिट एनर्जी को बोलते हैं, यानी कि अगर कोई एनर्जी फ्लो कर रही है तो उसको हम हीट कहते हैं। ठीक है, अगर ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी तो हर तरह की फ्लो करती है, लेकिन हीट एनर्जी कब फ्लो करती है कि 2 बॉडी का अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, यानी एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे है, तो हमेशा हीट की नेचर होती है कि वो हाई से लो की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। लेकिन जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है तो ये स्टॉप हो जाती है। तो यानी कि जब तक फ्लो करती रहेगी तब तक हम कहते हैं हीट का फ्लो हो रहा है, और जब ये रुक जाती है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं कि हीट का फ्लोइंग। ठीक है, फिर थर्ड है इंटरनल एनर्जी। फ्रेंड्स, इंटरनल एनर्जी गैस या सिस्टम की एनर्जी होती है जो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि अ सिस्टम कंटेन्ड इंटरनल एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स के 3 तरह के मोशन के कारण होती है, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, जो उसके बीच में होती है। अब हम आइडियल और रियल गैस की बात अगर करते हैं तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जितनी भी एनर्जी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस में वो सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, तो इंटरनल एनर्जी इन दोनों एनर्जी के सम के इक्वल होती है। तो हमने तीनों तरह की एनर्जी डिस्कस कर ली है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। दैट इज कि अगर किसी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो जो हीट है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन लें तो देखते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को लगातार हीट सप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलता है, अगर हम हीट सप्लाई बंद कर देते हैं तो वर्क नहीं मिलता है। यानी कि कोई भी सिस्टम इस तरह का नहीं बना है जो अपने आप चलता रहे, वर्क हमें देता रहे। ये कोई भी सिस्टम होगा जब तक हम उसको हीट देते रहेंगे। हीट कैसे जनरेट करेंगे? या तो फ्यूल को बर्न करके या किसी भी प्रोसेस से। जब तक हीट उसको देंगे तब तक वर्क हमें मिलेगा, अदरवाइज वर्क नहीं मिलेगा। और इस लॉ की लिमिटेशन ये है कि अगर हमने कोई भी सिस्टम को हीट दी है तो ये लॉ ये नहीं बताता कि कितने अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और कितनी इंटरनल एनर्जी में। तो इस चीज़ का कैलकुलेशन ये लॉ नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर का है।
थर्ड लेक्चर में मैंने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और सीपी और सीवी के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, हीट कैपेसिटी एक्चुअली हीट सप्लाइड टू द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उस अमाउंट को उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक हीट होती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है तो उस जो हीट आपने सप्लाई की है उस हीट की मेजर उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सॉलिड और लिक्विड की एक ही हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो एक ही तरह की हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो दी जाती है C = dQ/dt से। हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब हम गैस की बात करें। गैस एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर हम हीट दें तो उसका वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गैस की दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। अगर हम गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें और उसको हीट दें तब उसका टेम्परेचर राइज करेगा, या फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें फिर उसको हीट दें तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं और अपने सिस्टम को हीट देना शुरू करते हैं तो वॉल्यूम पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है टेम्परेचर, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू सीवी। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बाद में इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी गैस के लिए बताया है इसमें कि सीपी और सीवी दो गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट होती है। इक्वेशन लेक्चर नंबर 4 में मैंने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया है। देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम उस कंडीशन में कहा जाता है जब उसमें मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर आप जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह के अनबैलेंस फोर्स नहीं है। सेकेंडली, केमिकल इक्विलिब्रियम की किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हो रही है सिस्टम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम की जो सिस्टम है उसका हर पार्ट एक सेम टेम्परेचर पे है। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर हैं तो उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। सेकेंडली, मैंने उस लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो dQ = dW के होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dQ = dW के होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें सराउंडिंग से किसी भी तरह की हीट अंदर नहीं आती और अंदर से कोई भी हीट बाहर नहीं जाती है, यानी कि नॉन कंडक्टिव वाल्व वाले सिलेंडर के अंदर हम अपने सिस्टम को रखते हैं और कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं एडियाबैटिकली। तो इस कंडीशन में dQ की वैल्यू 0 होती है और du = -dW के होता है। और आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन = PdV होता है, W = PdV चेंज इन वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस यानी कोई सिस्टम हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करना शुरू किया और फाइनल स्टेट तक ले गए और फाइनल से फिर इनिशियल स्टेट पे लेके आए, तो इस तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और फ्री एक्सपेंशन जिसमें हमने किसी भी तरह का बैरियर सिस्टम पे नहीं लगाया है और फ्रीली एक्सपेंड किया है तो वो आपका फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। लेक्चर 5 में मैंने डिस्कस किया है अबाउट आइडियल एंड रियल गैसेस। एक्चुअली आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में मैंने अभी बताया भी है। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, और रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। इन सबको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में आप मेरे लेक्चर 5 में देख सकते हैं। इन दोनों को समझाते हुए मैंने आपको PV = nRT के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश करना सिखाया है, और साथ में बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कैसे इसमें यूज़ किया है वो दिखाया है, और ये भी बताया है कि ये इक्वेशन स्ट्रिक्टली आइडियल गैस पे ही लगती है। अगर रियल गैस में हम इसको लगाते हैं तो हमको प्रेशर लो करना पड़ता है। प्रेशर लो करने से क्या होगा स्टूडेंट्स की मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा उनके बीच में, पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और हम रियल गैस को आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं।
सिक्स्थ लेक्चर में मैंने आपको एडियाबैटिक गैस इक्वेशन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना सिखाया है। गामा जो होता है वो स्पेसिफिक हीट का रेशो है, और एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया ही है कि जब हम किसी गैस को नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर भरते हैं और प्रोसेस को एडियाबैटिकली करते हैं, तब उस कंडीशन में ये वाला इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं लगता है, तब पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगता है। सेवेंथ लेक्चर में मेयर्स लॉ Cp माइनस Cv को समझाया है और साथ में ये भी बताया है Cp इज ग्रेटर देन Cv है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी होती है टेम्परेचर राइज करने के लिए, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज़ होती है, तो कम हीट सप्लाई करके भी टेम्परेचर को राइज किया जा सकता है। और साथ में ये भी बताया है कि Cp और Cv, अगर Cp बड़ी है तो Cp और Cv का जो डिफरेंस है वो R के इक्वल होता है। R आपके लिए गैस कांस्टेंट होता है। इंडिकेटर डायग्राम, 8th लेक्चर में इंडिकेटर डायग्राम बताया है। इंडिकेटर डायग्राम जस्ट अ ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि हम इसकी हेल्प से वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ में इस लेक्चर में मैंने आपको आइसोथर्मल्स और एडियाबैटिक्स भी प्लॉट करने बताए थे पीवी डायग्राम पर। आइसोथर्मल कर्व, अगर किसी प्रोसेस को आइसोथर्मली किया जा रहा है तो उस पे पीवी डायग्राम पे जो कर्व बनाते हैं वो आइसोथर्मल्स कहलाती हैं, और एडियाबैटिकली कर रहे हैं किसी प्रोसेस को तो पीवी डायग्राम पे जो कर्व होता है वो एडियाबैटिक्स कहलाता है। तो इसको एक्सप्लेन वे में देखना है तो लेक्चर 8 को फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर 9 में मैंने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या वर्क डन है, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, आइसोबारिक में और आइसोकोरिक में, तो वो सब वैल्यू निकाल के दिखाई हैं। आई होप आपको फिर से एक बार, जिसने सारे लेक्चर देखे हैं उसको सब एक बार रिमाइंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी थर्मोडायनेमिक्स के, और उसके बाद नए लेक्चर के साथ आऊँगी। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरे नए नए टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आते रहें और आप बीएससी और जैम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ और अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। थैंक यू।